हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम PYQs की तिजोरी सीरीज का सेशन नंबर 4 आपके लिए लेकर के आए हैं। सो चलिए सेम उसी तरीके से शुरू करेंगे। 5 PYQs और 5 उस पैटर्न के क्वेश्चंस। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं कनेक्टेड हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस। नाउ we have one question which is which of the following UN offices are involved in the promotion and maintenance of international peace? PYQ है ये। और वैसे भी यूएन के ऑफिसेज, यूएन के सेक्रेटरी जनरल, इनिशिएटिव्स, यूएन के चार्टर से बहुत सारे सवाल हमारे आते हैं। इनको आप भी कवर कर चुके होंगे, हम रिवीजन में भी कवर करेंगे और बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ यूएन के कौन कौन से ऑफिसेज इंटरनेशनल पीस के, अंतरराष्ट्रीय शांति के मेंटेनेंस में जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति के मेंटेनेंस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं ये आप सोचोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए बी सी। इकोसॉक का काम है सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ना कि पीस मेंटेन करना। थोड़ा सा कॉमन सेंस बस यहाँ पे हमें प्रयोग करना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर दीजिए फिर आगे बढ़िए। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इसका तो काम ही है, ऑब्जेक्टिव ही मेंशन्ड है कि इंटरनेशनल पीस से मेंटेन करना है। सेक्रेटरी जनरल को इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना है। जब भी कहीं पे कोई युद्ध होता है तो वो आकस्मिक मीटिंग बुलाते हैं या स्टेटमेंट देते हैं। सिमिलरली जनरल असेंबली तो एक ऐसी बॉडी है जिसके पास ऑलमोस्ट हर काम हम कह सकते हैं होएगा। बट इकोसॉक स्पेसिफिकली एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग आप करोगे, इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करता है, ना कि पीस को मेंटेन करने की बात करता है। डी को आप एलिमिनेट करोगे, ऑटोमेटिकली आप ABC तक पहुंच जाओगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। फिर से वही कहूंगी, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। इट विल हेल्प यू ऑल एज वेल। इट विल हेल्प यू ऑल एज वेल। कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन सेशन को अटेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which are the important conclusions of L. Richardson in Statics of Deadly Quarrels? ना हमने स्टैटिक्स ऑफ डेडली क्वारल्स पढ़ा है, ना हमने एल रिचर्डसन को पढ़ा है, बट हम इस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व करेंगे। कैसे, देखते हैं। Which are the important conclusions of L. Richardson in Statics of Deadly Quarrels? The correct answer here is option number C। करेक्ट आंसर के माध्यम से ही मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम पहुंचेंगे। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ वॉर डज नॉट अराइज फ्रॉम द डायबोलिज्म ऑफ वन और अ फ्यू स्टेट्स। डिजायर फॉर रिवेंज वॉज नॉट द केस ऑफ वॉर ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड के समय में 1820 से लेकर के 1945 तक रिवेंज या बदले का भाव युद्ध का कारण नहीं था। आपको लगता है ये शांति प्रिय समय था? नहीं। 1945 में यूनाइटेड नेशंस आया है, कहता है कि शांति स्थापित कीजिए, पर स्टिल रिवेंज अभी भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस देखोगे तो कारण है युद्धों का, है ना। अभी भी ईरान, इजराइल, यूएस क्या चल रहा है? रिवेंज। ओके, सो डिजायर फॉर रिवेंज वाज द कॉज, वाज नॉट द कॉज इज इनकरेक्ट। बी को एलिमिनेट कीजिए, पहुंच जाएंगे आप सही जवाब तक, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ACD। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं, चलिए। प्रॉब्लम ऑफ वॉर डज नॉट अराइज फ्रॉम द डायबोलिज्म ऑफ वन और अ फ्यू स्टेट्स, यानी कि युद्ध की समस्या कुछ एक या दो राज्यों के शैतानी होने से नहीं बनती। युद्ध में बहुत सारे राज्य इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अभी भी हम बात कर रहे थे क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं गए। वी प्रिवेंटेड इट क्योंकि द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्टेड एज रिस्पॉन्सिबल वन। कुछ देश इन्वॉल्व थे, सारे नहीं। देन थर्ड स्टेटमेंट है, कंटिग्यूटी हैज बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वॉर। युद्ध में निकटता एक महत्वपूर्ण कारक रही है। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, हाँ। जिससे आप निकट हो, आपके दुश्मन पे हमला हुआ है, आप भी युद्ध में ज्वाइन हो जाते हो, ये इतिहास हमें बताता है। नेशनलिज्म हैज बोथ इंड्यूस्ड एंड प्रिवेंटेड वॉर। राष्ट्रवाद के कारण युद्ध हुए भी हैं और युद्ध रुके भी हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। हिटलर जैसे लोग राष्ट्रवाद के कारण बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाते हैं और बहुत सारे देश राष्ट्रवाद के कारण, अपने नागरिकों के कारण रुकते भी हैं, है ना। इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी अगेन C, ACD here. Next question. Which are the institutions that are part of Washington Consensus? Washington Consensus के कौन कौन से institutions पार्ट हैं? अब हमें Washington Consensus बहुत अच्छे से कर लेना होगा, इसलिए, है ना। Washington Consensus के कौन कौन से या इसमें से institutions पार्ट हैं? तो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इसमें से कौन सा वॉशिंगटन कंसेंसस का पार्ट है? देखिए, वॉशिंगटन कंसेंसस फ्री मार्केट यानी मुक्त व्यापार के लिए कुछ प्रिंसिपल्स आए थे। वॉशिंगटन में ये मीटिंग हुई थी।
मुक्त व्यापार की तरफ हम कब बढ़े थे? 1990s के डिकेड में। इंटरनेशनली भी 1980 से 1990s का समय था जब ऐसे प्रिंसिपल्स बहुत पॉपुलर हो रहे थे, है ना, उसका प्रभाव ही तो भारत पे दिखा। तो वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉशिंगटन डीसी में जो भी इंस्टीट्यूशंस आपके बेस्ड होंगे उनके द्वारा मुक्त व्यापार के लिए कुछ सहमतियां, कुछ प्रिंसिपल्स आए। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 10 प्रिंसिपल्स, ये आप याद कर सकते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 10 प्रिंसिपल्स। 10 फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करने के प्रिंसिपल्स हैं जो कि 1980 से लेके 1990 के दशक के बीच में हमारे सामने आए। ठीक है, 80 से 90 के दशक में हमारे सामने आए। तो 80 से 90 के दशक में हमारे पास ये संगठन थे। 1995 में WTO बना था डेफिनेटली, बट WTO आपका वॉशिंगटन कंसेंसस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, WTO आपका वॉशिंगटन कंसेंसस से रिलेटेड नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को स्टैब्लिश होता है, ये डेट आपसे पूछी जा चुकी है। और आप देखोगे फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज किसके द्वारा लाई गई थी? IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर यूएस का। ऑब्वियसली वॉशिंगटन की बात हो रही है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व था। ओके, बट ट्रेड लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन की बात की गई थी, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिलेटेड नहीं है वॉशिंगटन कंसेंसस से डायरेक्टली। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आता भी 1995 में है, और फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए, उठाने के लिए ये बनता है संगठन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज आप याद रखिएगा, जॉन विलियमसन ने वॉशिंगटन कंसेंसस वर्ड दिया था। ठीक है, 1989 में जॉन विलियमसन नेम्ड दिस 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनदर क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन है हेल्थ इश्यूज आर सेंट्रल टू एमडीजीज। 2000 में आए थे 8 एमडीजीज। 3 आउट ऑफ 9 गोल्स होगा मेरे हिसाब से, एमडीजीज आर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। एमडीजी के जितने भी मुद्दे हैं उसमें से 3 हेल्थ से रिलेटेड हैं और हेल्थ इश्यूज एमडीजीज के सेंट्रल हैं। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब आपका होमवर्क है एमडीजीज और एसडीजीज को आप रिवाइज करेंगे। एमडीजीज से भी सवाल आ सकते हैं, एसडीजीज से भी सवाल आ सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टोटल कितने एसडीजीज हैं हमारे पास। एमडीजीज टोटल 8 थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और 2000 में आए थे, 2015 तक थे। 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास आए। 3 एमडीजीज हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ इश्यूज सेंट्रल है एमडीजीज के। दोनों स्टेटमेंट सही हैं एज वेल एज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर देयर वाज अ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम बाइपोलर टू यूनिपोलर वर्ल्ड। करेक्ट। कोलैप्स ऑफ सोवियत पावर इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप and later the end of USSR itself were the reason for the change into a unipolar system. Sounds correct. जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो हमने देखा कि रैपिड ट्रांजिशन हमें देखने को मिला है बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड में, मतलब बहुत तेजी से हम 2 ध्रुवीय विश्व से 1 ध्रुवीय विश्व में कन्वर्ट हुए। कोलैप्स क्योंकि सोवियत यूनियन का कोलैप्स ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, बाद में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन मेन कारण थे इन दी चेंजिंग लाइक टुवर्ड्स यूनिपोलर वर्ल्ड हम क्यों बढ़े। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, बट दोनों के बीच में क्या संबंध है? आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे हो सकता है आपको लगे देयर इज अ रिलेशन, बट नो, देयर इज नो रिलेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यूएस एक पोल ऑफ पावर था, दूसरा यूएसएसआर, तो ऐसे समय में कोई और भी तो पोल ऑफ पावर निकल के नहीं आया। हम यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ इसलिए बढ़े क्योंकि बाइपोलर खत्म हुआ, बट और भी तो बहुत सारे देश थे, कोई और भी तो निकल करके नहीं आया, है ना। तो सिर्फ ये कारण नहीं है कि हम क्यों यूनिपोलर की तरफ बढ़े। डेफिनेटली इट वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर प्लस नॉन अपलिफ्टमेंट ऑफ या नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पावर एज यूएस। ठीक है, सो देयरफॉर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अब हम 5 क्वेश्चन सैंपल लगाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति के सिद्धांत से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ के आप जवाब देंगे वीडियो को पॉज करके। The classical realist viewed balance of power as a mechanism to prevent the domination of one state over other.
करेक्ट। क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शक्ति का संतुलन एक तरीका है। अगर किसी ने शक्ति को, वेपन्स को या किसी भी तरीके से शक्ति को कलेक्ट कर लिया तो हमने भी कलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि एक तरीका है कि हम दूसरे राज्य को हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं होने देंगे, विच इज करेक्ट, है ना। हेंस मॉर्गेंथो ने मॉरलिटी को जगह दी, बिल्कुल नहीं। रियलिस्ट है, मॉरलिटी को जगह देंगे ही नहीं। करिए एलिमिनेट, ठीक है। नाउ 3 इज करेक्ट क्योंकि ए और डी दोनों में कॉमन है। केनेथ वॉल्स ने बैलेंस ऑफ पावर को मेनली स्ट्रक्चर्स के आधार पर डिवाइड किया है, डिफाइन किया है। एंड 4th इज बैलेंस ऑफ पावर नेसेसरली रिक्वायर्स इक्वल मिलिट्री कैपेबिलिटी अमंगस्ट ऑल स्टेट्स। गलत, दिस इज इनकरेक्ट। बहुत ही हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है ये। हाँ, ये बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन में मिलिट्री कैपेसिटी के साथ और कोई भी कैपेसिटी आप हासिल करके, इकोनॉमिक कैपेसिटी या कोई भी कैपेसिटी आप हासिल करके पावर को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हो, बट अगर सबके पास इक्वल मिलिट्री कैपेसिटी होगी तो ये बहुत ही यूटोपियन कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। तो 4th स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1 and 3 आर करेक्ट। ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। स्कॉलर्स हैं और उनका कॉन्सेप्ट है बहुत रेपिटेटिव, बहुत आसान। सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हो गया सॉल्व हमारा। ए इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्यूहान ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। अलेक्जेंडर वेंग ने एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। रॉबर्ट कॉक्स इज रिलेटेड विद क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, बिल्कुल ठीक। 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट। All permanent members have veto power, correct. Decisions on procedural matter require unanimity among permanent members, यानी प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है। अच्छा, let's hold it for a minute. India has served as a non-permanent member of the UNSC multiple times. हम कई बार, multiple times मतलब एक से अधिक, 2 से अधिक कह सकते हो। हम कई बार UNSC के नॉन परमानेंट मेंबरशिप की सीट पे आए हैं, बिल्कुल ठीक, है ना, बिल्कुल ठीक। नाउ आप कहोगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, आपको सही लग रहा होगा क्योंकि भाई परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर है उनके पास, बट ध्यान देना यहाँ पे कीवर्ड है प्रोसीजरल मैटर्स। प्रोसीजरल यानी प्रक्रियात्मक मैटर्स, ठीक है। प्रक्रियात्मक मैटर्स पे ये वीटो यूज नहीं कर सकते और ये मेजॉरिटी से पास होने चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल था। दैट इज 9 वोट्स, कोई भी 9 out of 15. Okay, so 3rd is incorrect and therefore D will be the correct answer here. I hope it is clear. Second last question for the day. इन संगठनों को सही क्रम में लगाना है। इन संगठनों को सही क्रम में लगाना है। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ईयर्स आप बताना पहले से, मेरे बताने के पहले। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम सब याद कर चुके हैं, 1962 में हुई, कोल्ड वॉर के समय का बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट। वॉर्सो पैक्ट 1955 में साइन हुआ था। और सोवियत यूनियन का कोलैप्स कब हुआ था? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पीवाईक्यू में आ चुका है 1991, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1423, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। लेट्स मूव अहेड। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन के बारे में स्टेटमेंट्स है, पढ़ेंगे और जवाब देंगे। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पे डिपेंडेंट है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की बात करती है। इंडिया ने एनपीटी को साइन किया है, गलत। और इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया आफ्टर पोखरण 2 टेस्ट ऑफ आफ्टर ऑपरेशन शक्ति, करेक्ट। सो 1 to 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। I hope you all enjoyed this, found this informative. See you all in part 5. Till then, keep studying, keep learning. Bye, take care. Thank you so much.